हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आईआईटी जेईई रैंक प्लस हिंदी मीडियम पे, जहां हम तैयारी करते हैं शुद्ध हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो बच्चों, आज के सेशन को देखकर क्या कुछ समझ में आ गया हो कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस के एक ऐसे क्वेश्चन की जिसको केवल 0.85% बच्चे सही कर पाए थे। यानी कि जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया है वो टॉप 500 रैंक के अंदर वाले बच्चे होंगे। तो हाँ बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन की अगर बात करें, देखने में तो काफी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा, थोड़ी थर्मो एंड थोड़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि ऊष्मागतिकी और विद्युत रसायन, दोनों जो कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ जो चैप्टर्स हमारे पास रहते हैं जिससे हर कोई बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री में डरता ही डरता है, वहां का ये मिक्स कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है। और इसलिए कहीं ना कहीं इसके काफी कम बच्चे ऐसे तो इसको सही भी करके आए और ज्यादा बच्चों ने या तो इसे किया ही नहीं है या फिर गलत करके आए हो। लेकिन यार, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना, तो मैं एक बात बहुत ही क्लियरली बताना चाहूंगा स्टार्टिंग में, जो आपको लास्ट में भी पता चलेगा कि यार क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा झोल है। झोल मतलब कि समझ लो कि क्वेश्चन जितना दिखा रहा है ना, शायद उतना कभी था ही नहीं। ये चीज आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन पता है, ज्यादा बच्चों ने जिन्होंने भी से गलत किया है, नहीं किया है, इसका सिर्फ एक रीजन जो मैं मानता हूं, मुझे लगता है वो यही रहा होगा कि वो क्वेश्चन सही से पढ़ते ही नहीं है। तो अगर आप उन बच्चों में से हो जो क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ता, भाई वो सेम या तो करा ही नहीं होगा या आप गलत करे वाले बच्चों में आप आ जाओगे। लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट सही से लगाया होगा, उन्होंने ही इन क्वेश्चन को सही किया होगा। मतलब वो बच्चे वो हैं जो रिस्क लेना जानते हैं, जो डरते नहीं है क्वेश्चन को देख करके, बल्कि उसका सामना करते हैं उस डर का और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा था। पर हाँ, एक एक बार बताऊंगा, पर एक एक चीज को ध्यान से सुनना और समझना है। अगर किसी भी चीज पर अगर आप छूट गए, बीच में रह गए, तो आगे नहीं कर पाओगे। हमें लास्ट तक पूरे क्वेश्चन में डटे रहना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की अगर बात करें, चलो एक बार पहले क्वेश्चन हम भी अच्छे से पहले पढ़ेंगे और फिर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में ये बोला है कि मानक परिस्थितियों यानी कि 1 बार और 298 केल्विन टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने एक ईंधन सेल जिसकी दक्षता 70% दी हुई है, पर ध्यान दें, और इसकी सेल अभिक्रिया दी हुई है। हम सभी को पता है ईंधन सेल क्या रहता है। विद्युत रसायन के अंदर ईंधन सेल के बारे में हम बातें करते हैं। वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि जल का निर्माण होता है, और साथ में यहाँ पर ऊष्मा भी निकलती है, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्मा छेपी होती है। और वहां पर क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा होती है। और वो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग ईंधन बनाने में होता है, वो ईंधन सेल होता है, मान लीजिए, है ना। तो वही चीज यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि ऊर्जा का ही कार्य करता है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए इस सेल का उपयोग किया था। अब देखो आगे बात क्या लिखी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर हाइड्रोजन के 1 × 10⁻³ मोल का उपभोग इस सेल में से उत्पन्न कार्य को एक परमाणुक आदर्श गैस के 1 मोल को एक ऊष्मारोधी पात्र में संपीड़ित करने के लिए उपयोग किया गया है। यानी यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर आके ये बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना, कि यहाँ पर एक रिएक्शन हुई, ईंधन सेल क्या करेगा, कार्य करेगा, तो यहाँ पर जल का निर्माण होगा, साथ में हमें ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, अब ऊर्जा का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, हमने ये बोला कि हम हाइड्रोजन का केवल 1 × 10⁻³ मोल लेकर चलेंगे, एक फिक्स अमाउंट। ठीक है, ऑक्सीजन मेरे पास आधे के है तो उसकी चिंता की जरूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन का हमने कितना लिया, 1 × 10⁻³ मोल मैंने हाइड्रोजन लिया। ठीक है, अब रिएक्शन करवाई गई ऊर्जा मुक्ति, उस ऊर्जा का उपयोग कहां पे किया गया, उसका उपयोग किया गया 1 मोल गैस ली गई, आदर्श गैस, ध्यान रखना, एक परमाणु आदर्श गैस ली गई और वो भी 1 मोल मात्रा में ली गई, और उसको संपीड़ित करने का हमने कार्य किया एक ऊष्मारोधी पात्र के अंदर। ठीक है, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य करवाया गया। क्या कार्य करवाया गया? रुद्धोष्म संपीड़न करवाया गया 1 मोल एक परमाणु गैस का। ठीक है, तो ऐसे में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा कि इस परिस्थिति में आदर्श गैस के तापमान में कितना परिवर्तन होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर संपीड़न करवाया जाएगा रुद्धोष्म रूप से, तो ऐसे में गैस के तापमान में परिवर्तन आएगा। सवाल है वो परिवर्तन क्या आएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक तरफ जहां पर विद्युत रसायन की बात करें, वहां पर फिर जो कार्य यहाँ पे बन रहा है उसके उपयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं, ऊष्मागतिकी के अंदर तापमान परिवर्तन में, यानी संपीड़न करवाने में, जिससे तापमान परिवर्तन हो रहा है, और वही हमें पता करना है। आई होप क्वेश्चन की जो बाउंड्री है कि भाई क्वेश्चन में एक्जेक्टली क्या बोला जा रहा है, वो काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखो हमें कुछ बातें और भी बताई गई हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। और हमें क्या क्या बताया गया, देखो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई, क्या कि एक सेल की अर्ध सेलों के मापक अपचयन विभव यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मान दिए हुए हैं। तो मानक अपचयन विभव हमें 2 रिएक्शंस के लिए दिए हुए हैं, और ये दोनों रिएक्शंस वही हैं जो उनको अगर कंबाइन किया जाए सही तरीके से, तो ये ऊपर वाली रिएक्शन बन के आएगी। इसका हमें फायदा रहेगा क्वेश्चन करने में। कैसे, देखो, एक तो ऑक्सीजन के लिए और एक H+ आयन, दोनों के लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए आपको मानक अपचयन विभव दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखो हमें कुछ वैल्यूज और भी दी हैं, जैसे कि फैराडे की वैल्यू दी हुई है 96,500 कूलम पर मोल, हमें यही यूज में लेना पड़ेगा। और गैस स्थिरांक R की वैल्यू भी हमें दी हुई है 8.314
जूल मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। तो ये हमें कुछ वैल्यूज भी दी हुई हैं, इन सब का उपयोग करके हमें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और अगेन क्वेश्चन वही है जो केवल टॉप 500 बच्चे कर पाए थे, यानी कि अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, मतलब मान लो कि आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चलने वाली है। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको कुछ बातें जैसे कि मैं बता देता हूँ जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो हमारा प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली होगी, हमारी स्ट्रेटेजी है कि हमें यहाँ पर जो अपचयन विभव दिया हुआ है उस अपचयन विभव के आधार पे हम पहले ऊर्जा ज्ञात करेंगे कि हमारे पास ये दोनों रिएक्शन है, इन दोनों को रिएक्शन को नेट रिएक्शन हमारी ऊपर दी हुई है। तो इस अभिक्रिया का, इस नेट अभिक्रिया का अपचयन विभव कितना है पहले हम वो देखेंगे। और मानक अपचयन विभव से आपको पता है, आप ऊष्मागतिकी का एक पद जानते हो, क्या बोलते हो, गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे जो कि कार्य के बराबर ही रहता है एक रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर, केवल साइन का डिफरेंस होता है। और उस कार्य से हमें पता चलेगा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन से मुझे तापमान परिवर्तन पता चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन आपको हर एक स्टेप को ध्यान से समझना है। और आपको पता चलेगा कि अगर आप एक ही चीज को फॉलो करते हो ना, आई गारंटीड हमेशा आंसर तक पहुंचोगे। और ये अभी प्रूफ हो जाएगा। कैसे, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे रिएक्शन ऑर्डर लिख ली है, दोनों के लिए मुझे अपचयन विभव यहाँ पर दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इनको इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा कि मुझे ये नेट रिएक्शन मिल जाए। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि देखो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है मेरा केवल आधा ऑक्सीजन ही मेरा लग रहा था। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा 1/2 से, और ऐसे करके अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे ये नेट रिएक्शन मिल जाएगी। देखो कैसे, हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया H2, ये तो मेरा गैस अवस्था में दिया हुआ है, प्लस O2 मेरा आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हाफ O2, ठीक है। और देखो यहाँ पर 4 की जगह पर यहाँ पे 2H+N बचेंगे, तो इससे क्या होगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। और 4 की जगह पर आधा करोगे तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये भी आपका कट जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2H2O था तो आधा H2O बनेगा, यानी कि निकल के क्या आएगा आपका हाफ H2O आपका आ जाएगा, जो कि हमारी रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तो ये वाली चीज पहले हमारे पास यहाँ हो जाती है, राइट। अब बात करें इस अभिक्रिया के लिए, अगर बात करें हमारे मानक अपचयन विभव क्या होगा, तो वो तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यानी अगर बात करें E0 सेल की अगर बात की जाए, यानी इस अभिक्रिया के लिए अगर बात की जाए नेट अभिक्रिया की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा आपका 1.23 वोल्ट, ये जो है आपके पास रह जाएगा पहले चीज। अब देखो हमने क्या पता करा, हमने ये पता कर लिया कि हमारे पास ये जो अभिक्रिया दी हुई थी, इस अभिक्रिया के लिए हमारे पास मानक अपचयन विभव कितना हो गया, सेल के अकॉर्डिंग हमने बात की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का था। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे विद्युत रसायन को धीरे धीरे करके इससे जोड़ेंगे ऊष्मागतिकी से। ओके, इन द लास्ट क्वेश्चन के लिए मुझे ऊष्मागतिकी चाहिए, और ऊष्मागतिकी के लिए हमारे पास सिंपल सा एक फंडा आता है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का। तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, वो इक्वल होता है माइनस का NF और E0 सेल, ये हमें बेसिकली होता है ना। तो हमें इसी का उपयोग करके जिससे हमें मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा मिल जाएगी, और ये वो शब्द होगा, ये वो पद होगा जो मुझे आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, कार्य और लास्ट में तापमान परिवर्तन को बताने में मदद करने वाला है। अब देखो कैसे, तो माइनस तो ये हो ही जाएगा, n क्या है मेरा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे, और यहाँ पे आधे से गुणा कर दो, यहाँ पर भी 2 हो गए, यानी ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। इनटू में F क्या होता है आपका, फेराडे होता है, 1 फेराडे। और फेराडे देखो क्या दिया, यहाँ पे हमें वही यूज देना पड़ेगा 96,500 कूलम, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 96,500 आ जाएगा। और इनटू में आ जाएगा E0 सेल जो अभी हमने निकाला था, कितना निकाला हमने, 1.23 वोल्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 1.23 वोल्ट। अब देखो ये जो हमने निकाला, ये निकाला है 1 मोल के लिए। देखो ये जो आपको डेल्टा जी नॉट हम निकाल रहे हैं, डेल्टा जी नॉट किसके लिए, ये है प्रति मोल, ये 1 मोल के हिसाब से आपको डेल्टा जी नॉट निकाला जाएगा। लेकिन क्या हमें 1 मोल दिया हुआ है, हमें 1 मोल नहीं दिया, हमें देखो कितना क्वेश्चन में दिया है, हमने कितना हाइड्रोजन गैस लिया था, हमने लिया था 1 × 10⁻³ मोल, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ऊर्जा देखनी पड़ेगी। तो यानी कि अगर यहाँ पे हम बोलें कि हम कितना ले रहे हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 × 10⁻³ मोल के लिए, इसके लिए हमारे पास डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, इसके लिए मेरे पास डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, इस जो भी हमारी वैल्यू आएगी इसमें हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 × 96,500 इंटू में 1.23, और लास्ट में क्या हो जाएगा 1.0 इंटू में 10⁻³ तो ये इतने मोल के लिए मुझे क्या मिल जाएगी, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात और भी है, बहुत ही खास बात आपको जो नोटिस करना चाहिए वो ये है दक्षता की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां पर मेरे हिसाब से बच्चों ने किया तो होगा ये चीज, लेकिन गलत किया होगा क्योंकि उन्होंने दक्षता पर फोकस नहीं करा होगा। काफी बच्चों ने ये चीज की होगी। दक्षता क्या बोले इस ईंधन सेल के लिए 70%, यानी जितना भी ऊर्जा परिवर्तन आएगा उसका केवल 70% ही एक्चुअल में आपको वैल्यू मिल पाएगी। यानी जितनी ऊर्जा मुक्त होगी, जितना भी कार्य होगा, जितनी भी मानक ऊर्जा मिलेगी, जो भी परिवर्तन आएगा वो सारे का केवल 70% ही एक्चुअल में ये ईंधन सेल दे पाएगा। यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे अलग से गुणा और भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा 70% यानी कि 0.70 से। अगर ऑब्वियसली बात है दशमलव में लेके चलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपको दक्षता का कॉन्सेप्ट लगा के चलना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इससे मुझे मिलेगा क्या, फाइनली गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो ऐसे में हमारे पास तो डेल्टा जी नॉट की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस का 166 जूल। ये जो है आपके पास वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ध्यान रखना पर मोल नहीं होगा क्योंकि एक मोल की बात नहीं कर रहे हैं, 1 × 10⁻³ मोल था, तो मैंने केवल यहाँ पे जूल मेंशन किया है कि ओवरऑल अगर अभिक्रिया करवाई जाए जो वैल्यू जो कंडीशन हमें दी हुई है तो आपके पास मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन -166 जूल का आएगा। पहली चीज तो अब देखिए, अब यहां से हम बात कर सकते हैं कार्य, आंतरिक ऊर्जा और फिर तापमान परिवर्तन। तो बहुत आसान है। अब तो मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चन यहां तक जिसने किया ना, उसके बाद के क्वेश्चन वो गलत कर ही नहीं सकता। अब देखो बहुत सीधी कैसे, देखो अगर हम बात करें डेल्टा जी नॉट की बात करेंगे तो ये असल में क्या होता है, ये कार्य के बराबर होता है जो विद्युत द्वारा किया गया कार्य होता है। क्योंकि ऊष्मागतिकी के अंदर जो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है वो वैद्युत कार्य के बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा, यही बराबर हो जाएगा फिर W इलेक्ट्रिक। ओके, यानी आपके पास विद्युत कार्य के बराबर आएगा। ठीक है, और अब देखिए ये जो विद्युत कार्य है, अब देखो इसको ऊष्मागतिकी से हम कैसे जोड़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से। हम जानते हैं कि हमारे पास अब ये जो कार्य किया गया है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन हमें क्या बोलता है, ऊर्जा संरक्षण हमें क्या बोलता है, ऊर्जा संरक्षण ये बोलता है कि अब ये जो डेल्टा जी नॉट था ये क्या होगा, ये आपके W इलेक्ट्रिकल यानी कि आपके विद्युत के कार्य के बराबर होगा। और यानी कि ये किसके बराबर होगा, यही क्या कार्य करेगा, ये जो ऊर्जा है इसका उपयोग हम कहाँ करने वाले हैं, इस कार्य का उपयोग हम कहाँ करेंगे, रुद्धोष्म रूप से संपीड़न करने के लिए हमने इसी ऊर्जा का उपयोग किया था। यानी ये आगे कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, तो यानी ऊर्जा रूपांतरण हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये बराबर होगा मेरे W रुद्धोष्म के बराबर, कि रुद्धोष्म रूप से जो संपीड़न किया गया था उसने इसी ऊर्जा का उपयोग किया गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यानी कि एक बात तो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ साइन जो है वो आपके अपोजिट आएंगे, वो जरूर आप ध्यान रखिएगा, साइन हमारा अपोजिट रहता है। यानी कि W रुद्धोष्म की अगर बात करेंगे, जो हमारे रुद्धोष्म कार्य किया गया है आदर्श गैस के द्वारा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का 166 जूल। ये हो जाएगा मेरा कार्य यहाँ पे निकल के आ जाएगा, पहली बात तो। ओके, अब देखिए, अब हम क्या जानते हैं, हम थोड़ा सा जानते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। वो क्या होता है, डेल्टा U बराबर क्या होता है, Q प्लस W होता है। अब क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रिया में है तो Q की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, तो W क्या होगा, वो आपके डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा U क्या होता है, ये मेरे पास होता है आपका NCV डेल्टा T। ठीक है, ये मेरे पास होता है, तो यहाँ से हम डेल्टा T की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं हमारा कंप्लीट होने पे आएगा। अब देखो कैसे, तो बस थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि NCV डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे W के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो डेल्टा T तो हमें पता करना ही है, तो डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका W अपॉन NCV। ठीक है, अच्छा CV क्या होता है, CV अगर हम बात करें CV, तो CV का फॉर्मूला होता है आपका R अपॉन में गामा -1 होता है, R अपॉन गामा -1। ठीक है, और अच्छा अगर हमें देखो गामा की वैल्यू की बात करें, गामा की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो देखो यहाँ पर क्लियरली बोला एक परमाणु आदर्श गैस दी हुई है, तो एक परमाणु आदर्श गैस का मतलब क्या हो जाएगा, उसके लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3, 5/3 होती है। तो एक परमाणु के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो गामा की वैल्यू आएगी वह 5/3। तो बस हमें सारी वैल्यू पता है। N की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, आपको 1 मोल गैस का प्रसार किया गया था, तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 8.314, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सारी वैल्यू तो अगर यहाँ रख देंगे मुझे डेल्टा T ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यानी कि डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, तो W की वैल्यू क्या आपके पास 166 है। ठीक है, अपॉन में N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N है मेरे पास 1, इंटू में मेरे पास क्या हो जाएगा गामा -1। ओके, N इंटू में R यानी कि 8.314 अपॉन में 5/3 -1। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको तापमान परिवर्तन जो है वो आपको पूरा मिल जाता है, जो कि हमें कितना मिलेगा, जो कि हमें मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो करीब करीब आपका 13.3 मिलेगा केल्विन। ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से कर सकते थे। और अगर फाइनली अगर बात करें तो देखो क्लियरली यहाँ पे आंसर ये भी लिखा हुआ है प्रॉपर्ली 13.3 केल्विन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे हिसाब से मतलब थोड़ा सा पेशेंस वाला क्वेश्चन था। टॉपिक बहुत सारे थे अगर देखा जाए तो, पता जेईई एडवांस में ये एक चीज आपको भी देखने को मिलेगा हमेशा कि अगर मिक्स कॉन्सेप्ट अगर आ रहे हैं पर वो कॉन्सेप्ट जो रहेंगे ना वो रहेंगे ज्यादातर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रहते हैं वो, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि फॉर्मूला लगाने वाले हो भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अगर एज लॉन्ग एज आप पेशेंस रखते हो, पूरी चीजें पढ़ते हो स्टेप बाय स्टेप, तो मैं कह रहा हूँ लास्ट तक एक ही चीज को लगाते हुए चलो आप डायरेक्टली अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। बस बीच में हार नहीं माननी होती। ओके, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने बिल्कुल हार नहीं माना, हमने लगातार क्वेश्चन किया, कॉन्सेप्ट को टू द पॉइंट लगाया और लास्टली हमारा आंसर क्या प्रॉपर मैच कर गया। और यही जो हमारा आंसर आएगा, यही तो पूछा था कि भाई तापमान में परिवर्तन कितना हुआ। तो इस प्रकार से जो है ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, और अगर आपने क्वेश्चन कर पाए ना तो समझ जा भाई कितनी रैंक के अंदर आ गए आप, टॉप 500 रैंक के अंदर आप आ चुके हो तो जेईई एडवांस के अंदर। ओके ओके बच्चों, तो इस सेशन में इतना ही। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे पास रैंक प्लस पर 2025 और 2026 के लिए कोर्स रैंक प्लस के ऐप पर आ चुके हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो कोर्स आपके इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम के कोर्स भी अवेलेबल है। वहां पर आपको कंप्लीट स्टडी करवाई जाएगी जेईई के लिए भी और नीट के लिए भी। अगर आप जेईई के स्टूडेंट हो तो तैयारी आपकी एडवांस के पेपर तक होने वाली है। ओके, और अगर नीट के हो तो नीट के पेपर तक आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी 2025 और 26 दोनों के हिसाब से। हर लैंग्वेज में आपके पास रहेगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितने भी आपका स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो भी आपका प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश, अगेन आपके मीडियम के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, चाहे उसमें बुक्स आ जाए, मॉड्यूल्स आ जाए, बुकलेट आ जाए, टेस्ट आ जाए, और सब आपके घर पर कोरियर दिया जाएगा। यानी बहुत ही ज़्यादा शानदार पैकेज जो है रैंक प्लस ने आपको दिया है, तो बस इसके पैकेज का फायदा जरूर उठाइएगा। ओके, और इसके अलावा पूरे 20+ से ईयर से ज़्यादा की जो एक्सपीरियंस की जो टीचर्स की जो टीम है वो आपको यहाँ गाइड करने वाले होगी, पूरे साल भर मेंटर करने वाले हो। ओके, तो बस कोर्स से जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है, और अपने आपको सक्सेसफुल बनाएगा। कोई भी डाउट आए तो आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9116 300 300। समझो, इस सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।